दोस्तों, मेरा नाम योगेश शर्मा है और आज मैं आप लोगों को रेस्ट सर्विसेज के बारे में बताने जा रहा हूँ। रेस्ट सर्विसेज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आपको वेब एपीआई को इम्प्लीमेंट करना है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपन कि किस तरीके से अपन रेस्ट सर्विसेज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन ASP.NET। सबसे पहले अपन रेस्ट सर्विसेज को समझते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में। तो आप देखिए यहाँ इस डेफिनेशन के अंदर आप सब कुछ समझ सकते हैं कि ये एक आर्किटेक्चरल स्टाइल है जो कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करती है। ठीक है, आर्किटेक्चरल स्टाइल का मतलब क्या है कि एक प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क है, आप बोल सकते हैं प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क है और उस फ्रेमवर्क को ये फॉलो करता है जिसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, रेस्ट सर्विसेज का मेजर जो यूज है वो आप क्लियरली यहां देख सकते हो। ASP.NET Web API is a framework that makes it easy to build HTTP services that reach a broad range of clients including browsers, mobile devices. ASP.NET Web API is an ideal platform building RESTful application on the network.NET framework। तो दोस्तों, इसका मतलब है क्या एक्चुअल में अपन ये समझते हैं कि देखिए, मैं इसे एक बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, मानो आपने वो .NET के अंदर बनाई हुई है और डेटाबेस आपने SQL सर्वर लिया हुआ है। अब आपको करना क्या है कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एंड्रॉइड ऐप पर भी यूज करना है, आपको iOS ऐप पर भी यूज करना है, आपको विंडोज ऐप पर भी यूज करना है और डिफरेंट ब्राउजर पे यूज करना है। तो इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप एंड्रॉइड ऐप पे यूज करना चाहते हो तो आपके एंड्रॉइड ऐप का SQL सर्वर से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप अलग अलग डेटाबेसेस बनाएंगे सारी ऐप के लिए और फिर आपको जो भी अपडेशन करना है डेटाबेसेस के जो भी डिफरेंट डेटाबेसेस हैं उन पर सब पर एक साथ करोगे या अलग अलग करोगे, तो ये एक बहुत बड़ा टेडियस वर्क हो जाएगा। तो अपन क्या करें कि जो आपने वेबसाइट बनाई हुई है और डेटाबेस सर्वर बनाया हुआ है, उस डेटाबेस सर्वर से इंटरेक्टिंग करने के लिए फॉर द एंड्रॉइड ऐप और iOS ऐप और विंडोज ऐप आप क्या करेंगे, एक इंटरफेस तैयार करेंगे, एक एपीआई तैयार करेंगे। तो वो जो एंड्रॉइड ऐप होगी या iOS ऐप होगी वो उस एपीआई के थ्रू ही इंटरेक्ट हो पाएगी। ठीक है, एक एप्लीकेशन इंटरफेस बोलते हैं एपीआई को। अब इस क्लियर जो मैंने बोला वो सारी चीजें आपके आई थिंक इस पिक्चर को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगी कि ये है क्या एक्चुअल में। तो आप यहाँ देख सकते हो कि ये मेरा iOS ऐप है, ये मेरा एंड्रॉइड ऐप है, विंडोज ऐप है। ये इंटरेक्टिंग किससे कर रहे हैं, ये इंटरेक्टिंग कर रहे हैं आपके एपीआई से। ठीक है, एपीआई के अंदर कोई बिजनेस लॉजिक है, जो बिजनेस लॉजिक आपका डेटाबेस से डेटा को फैच करके ला रहा है। तो यहाँ से डेटा फैच होके आएगा, एपीआई के थ्रू ही आपका डेटा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ रेस्ट प्रिंसिपल अपने को समझना जरूरी है कि इनके क्या रेस्ट प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप ASP.NET Web API यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको इन प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें आपके यहाँ देखिए कुछ कैटेगरीज दी हुई है, यूनिफॉर्म इंटरफेस, स्टेटलेस, कैशेबल, क्लाइंट सर्वर। तो इनको वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है यूनिफॉर्म इंटरफेस की। यूनिफॉर्म इंटरफेस का मतलब क्या हुआ कि आप रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट सेंड करते हो थ्रू द URL। ठीक है, इस पहली लाइन का मतलब यही हुआ कि आपको URL के थ्रू क्या करना है, रिक्वेस्ट सेंड करनी है रिसोर्सेज के लिए। अब रिसोर्सेज क्या होंगे, डेटाबेस की टेबल हो सकती है, सर्वर पे कोई आपकी पिक्चर हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है। तो आप यूनिफॉर्म इंटरफेस के थ्रू यानी कि एक पर्टिकुलर एपीआई इंटरफेस के थ्रू ये काम कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि जो डेटा सर्वर से रिटर्न होके आ रहा है क्लाइंट पर, आपने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, अब आपको डेटा रिट्रीव करना है, तो वो डेटा आपका XML हो सकता है, JSON हो सकता है, कोई PNG फाइल हो सकती है, कोई HTML फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ। फिर सेकंड चीज आती है स्टेटलेस प्रोटोकॉल। स्टेटलेस का मतलब क्या होता है कि सर्वर क्लाइंट की कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर करके नहीं रखता। जैसे कि आप ASP.NET अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसके अंदर क्या होता है, सेशन होता है, एप्लीकेशन स्टेट होती है। तो अपन करते क्या है कि यूजर के डेटा को सर्वर पे ही स्टोर करके रख लेते हैं। बस आपके रेस्ट सर्विसेज के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं होती। ठीक है ना, तो अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप क्लाइंट साइड पर करिए, कुकीज के अंदर कीजिए, हिडन फील्ड के अंदर कीजिए, व्यू स्टेट के अंदर कीजिए, जिसमें भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ रेस्ट सर्विसेज सर्वर पे कोई भी डेटा आपका स्टोर नहीं होता। थर्ड जो चीज है कैशेबल है। कैशेबल का मतलब क्या हुआ कि मानो आपने किसी एम्प्लॉय के डेटा की रिक्वेस्ट सेंड करी टू द सर्वर थ्रू द एपीआई। ठीक है ना, थ्रू द एपीआई एंड टू द सर्वर। क्या हुआ, सर्वर ने डेटा रिटर्न कर दिया, एम्प्लॉय की लिस्ट रिटर्न कर दी, आपके पास वो लिस्ट आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, उस लिस्ट को अपने कैशे ब्राउजर की मेमोरी के अंदर स्टोर कर दिया, कैशे के अंदर स्टोर कर दिया। कैशे के अंदर स्टोर करने का बेनिफिट क्या हुआ कि अगर दोबारा से सेम ब्राउजर से आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हो उसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय लिस्ट को गेट करने की, तो वो आपको कैशे से ही मिल जाएगी। आपको सर्वर पे रिडायरेक्ट करने की, रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अनदर फीचर इज द क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट सर्वर का मतलब क्या होता है, what the client sees is the URI and representation of the source, that's all। ठीक है ना, आप तो URL भेजो, आपको ये पता ही नहीं है कि कहां से डेटा कैसे आ रहा है, क्या लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक तो हालांकि वैसे भी मालूम नहीं कर सकते, लेकिन आपको एक्चुअल URL नहीं पता चल पा रहा कि जिसके थ्रू डेटा सर्वर फैच करके ला रहा है, क्योंकि आप तो एपीआई से इंटरेक्ट कर रहे हो। ठीक है,
फिर लेयर्ड सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लेयर्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपने जो एपीआई से इंटरेक्शन किया, अब आपको ये नहीं पता कि एपीआई आपका प्रॉक्सी सर्वर है, आपका एक्चुअल सर्वर है, इसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं होती। या इंटरमीडिएरी जो सर्वर होते हैं, मतलब बैलेंसर होते हैं, अलग अलग सर्वर से डेटा आपका आ रहा है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक कॉन्सेप्ट है, आपको ये सब चीजें बिल्कुल भी पता नहीं चलेंगी, यानी क्लाइंट को कोई पता नहीं चलेगा ये सारी चीजें। कोड ऑन डिमांड, कोड ऑन डिमांड का मतलब क्या है कि अगर आपका सर्वर कोई जावास्क्रिप्ट सेंड करना चाह रहा है क्लाइंट पर, तो वो भी सेंड कर सकता है थ्रू रेस्ट सर्विसेज, ठीक है। तो अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है एचटीटीपी वर्ब्स। इसकी कुछ प्री डिफाइंड वर्ब्स हैं जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, वहां से रिट्रीव डेटा को, आउटपुट को गेट कर सकते हो, ठीक है। तो उन वर्ब्स के बारे में अपन वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए ये टेबल है, इस टेबल के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं कि कौन कौन सी वर्ब यहाँ यूज में आती हैं और इनका पर्पस क्या होता है। सबसे पहले आप गेट को देखिए, यहाँ गेट आ रहा है। गेट का मतलब क्या हुआ कि आप क्या करेंगे, आपको एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए तो आप गेट रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो यूआरएल क्या होगा उसका, यूआरआई जो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसमें होगा, जैसे आपने मेरा डोमेन है yogesh.net.com/post, तो अगर मैंने इस तरीके से यूआरएल लिखा तो उस कंडीशन में मैं एम्प्लॉय लिस्ट को रिटर्न करा दूंगा थ्रू द माई एप्लीकेशन, ठीक है ना। मेरी एप्लीकेशन से एपीआई पे जाएगा, एपीआई से आपके पास जाएगा, ठीक है। फिर गेट में आप अगर किसी आईडी के करस्पॉन्डेंस में लेना चाह रहे हो, एम्प्लॉय आईडी के करस्पॉन्डेंस में, तो आपकी रिक्वेस्ट हो जाएगी www.yogesh.net.com/post/42। तो ये क्या होगा, आईडी के करस्पॉन्डेंस में डेटा रिटर्न कर देगा। अगर आपको डेटा डिलीट करना है तो डिलीट करने में भी जनरली अपन जो डेटा डिलीट करते हैं वो किसी आईडी के करस्पॉन्डेंस में करते हैं, ठीक है। तो आपको आईडी भी यूआरएल के थ्रू सेंड करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो www.post/42, तो ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा पोस्ट को, ठीक है। फिर पोस्ट हो गया, पोस्ट का मतलब है आपको इंसर्ट करना है डेटा, तो आप पोस्ट का यूज करेंगे। पुट का यूज होता है जब आपको डेटा अपडेट करना हो, ठीक है। पैच का होता है जब पार्शियल अपडेट करना हो। ऑप्शंस यूज में आते हैं जब आपको रिसोर्सेज अवेलेबल कराने हैं, उनको रिट्रीव करना है, तो ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ एचटीटीपी हेडर का यूज करना है तो आप हेड का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरी कुछ वर्ब्स हैं, ठीक है, जो रेस्ट सर्विसेज के अंदर यूज में आती हैं। मैं इन सारी वर्ब्स के बारे में आपको इंप्लीमेंटेशन करके बताऊंगा, आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं काफी सारे वीडियोस इसके अंदर बनाने जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच।